Hello students, today we are going to talk about the chapter number 6, and again this is very easy chapter in which we are going to talk about the investment appraisal. And as always in the chapter number 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5 we have learned about the investment appraisal, and this chapter number 6 also we are going to learn about the investment appraisal. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम लोग नॉर्मली यही सब बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। क्या करेंगे इसका हम इवैल्यूएशन करेंगे, है ना। इवैल्यूएशन करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमें इसको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। प्लस हम इवैल्यूएशन तब करते हैं जब हमें लगता है कि यार फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है वो कैसी है, वो अनसर्टेन है। तो ये बात सबको पता है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत ही अनसर्टेन है। फ्यूचर में हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा या कितना रिटर्न मिलेगा, इसको हमें अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए अप्रेजल करना होता है। बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे इस चैप्टर को बात की गई है कि हम कैसे अनसर्टेनिटी को भी अपने कैलकुलेशन में शामिल करेंगे, उसकी बात यहाँ पे की गई है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इन्होंने बताया भी हुआ है कि रिस्क क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल फेसेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ऑल डिसीजंस जो भी होते हैं वो किसके बेस्ड पे होते हैं, वो फोरकास्ट के बेस्ड पे होते हैं। ऑल फोरकास्ट आर सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी, और जो भी आप फोरकास्ट करेंगे वो कैसे रहेंगे, वो अनसर्टेन रहेंगे, मतलब क्लियर नहीं रहेगा, 100% श्योर नहीं रहेगा कि जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ हो जाएगी। दिस अनसर्टेनिटी नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। और जो भी अनसर्टेनिटी आपको लग रही है कि नहीं यार इसकी पॉसिबिलिटी कुछ कम लग रही है, तो हमें उस चीज़ को अपने कैलकुलेशन में शामिल करना होगा। रिस्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबिलिटी ऑफ पोटेंशियल रिटर्न्स। तो जो भी आपको साथ पोटेंशियल रिटर्न लगते हैं उसमें रिस्क है, इसलिए वो चेंज हो सकता है। विद इन द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल द डिसीजन मेकर मस्ट ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपको सब रिस्क और अनसर्टेनिटी को समझना होगा। रिस्क सिंपल सी इन्होंने एक बस बना दिया है एक बातें कि रिस्क क्या है, रिस्क क्वांटिफिएबल है जिसको आप अपने क्वेश्चन में शामिल कर सकते हो। बट अनसर्टेनिटी कैसी है, अनक्वांटिफिएबल, जिसको आप नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। रिस्क क्वांटिफिएबल, पॉसिबल आउटकम्स हैव एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़। जो भी साहब यहाँ पे आउटकम आते हैं उसके होने की एक प्रोबेबिलिटी, मैं अभी दिखाऊँ आगे जाके इस पूरे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की गई है और अनसर्टेनिटी के भी बारे में बात की गई है। दस अलाउइंग द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स, और यहाँ पे हम साहब प्रोबेबिलिटी को लेकर के एक मैथमेटिकल टेक्निक से, आपने आई थिंक प्रोबेबिलिटी पढ़ा भी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 1। किसी के इम्पॉसिबल इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0। दे कैन नेवर बी अ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, है ना, या तो 0 होगी या तो मैक्सिमम 1 होगी, हमेशा प्रोबेबिलिटी इसी के बीच में लाई करती है। इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल द एरियाज ऑफ कंसर्न आर देयरफॉर द एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेटेड कंसर्न। अब आती है बात इन सब चीज़ों की, इन्होंने बात की है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं तो यहाँ पे कंसर्न क्या है कि जब हम इन सब चीज़ों का एज्यूम करते हैं या लेते हैं, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है हमारा कि भैया हम लोग जब क्वेश्चन को लें तो हमें क्या वहाँ पे प्रोजेक्ट लाइफ लेनी है, हमको कैश फ्लो कितना लेना है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लेनी है और डिस्काउंट रेट क्या लें। इन 3 चीज़ों को साहब हमें ये कंसर्न रहता है कि हम उसको क्या एस्टिमेट करें कि वो सही रहे, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। अब सोचिए हमने कैलकुलेशन किया और हमने प्रोडक्ट लाइफ या गलत ले लिया तो फिर आपका कैलकुलेशन सही नहीं हो पाएगा। इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, उन्होंने कहा है कि हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें या जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करें, है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करें तो हमें साहब रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी अपने कैलकुलेशन में जो भी हम लोग कर रहे हैं अप्रेजल में शामिल करना चाहिए। अनसर्टेनिटी वेरी शॉर्टर पे बैक पीरियड, आपको याद होगा पे बैक टारगेट क्या होते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते नहीं थे हमारा टारगेट है कि हम 2 साल में कवर कर लें। आपने जो टारगेट सेट किया ना, ये क्या है, ये तो क्लियर है नहीं ना, आप टारगेट कैसे 2 साल सेट कर लिए, तो आपको 3 साल चाहिए, मतलब जो भी है ये अनसर्टेन रहता है। मेक प्रूडेंट एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लो, आपको प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान पूर्ण है, दिमाग लगा करके प्रूडेंट एस्टिमेट्स करना चाहिए कैश फ्लो का, टू असेस द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। असेस बोथ, आपको साहब ये भी जो आप एसेस करते हैं बोथ वर्स्ट एंड बेस्ट, क्या हो सकता है, ये भी क्या सही हो सकता है, नहीं, आपके हिसाब से वर्स्ट कुछ और सोच रहे हो, असली में वर्स्ट कुछ और हो सकता है। टू ऑब्टेन अ रेंज ऑफ नेट एनपीवी, आपको एनपीवी निकालते हैं आप उसको सोच करके। यूज सेंसिटिविटी एनालिसिस, अभी हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का कैसे यूज़ करते हैं टू मेजर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। मैं दिखाऊंगा ये सब बातें, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है।
सेंसिटिविटी मतलब देखा जाए तो चेतनाशील होता है। अगर आपने कभी हिंदी पढ़ा हो, चेतनाशील मतलब हाउ सेंसिटिव यू आर, लाइक you lot many times you must have heard that our officers or the principal or the teachers are not very sensitive towards the students grievances. What I mean to say over here is that कि आपने जो कहा उससे उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा। दे आर, हम लोग क्या कहते हैं यार वो बंदा बहुत क्या है, इनसेंसिटिव है, मतलब जो भी मैं उससे कहता हूँ उसको कोई असर ही नहीं पड़ता, वो उसको मेरे बातों से, मेरे दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो सेंसिटिविटी का मतलब वो ये हुआ कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स कम होगा। सोचिए अगर आपने 10% सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया और आपकी सेल्स जो हो गई वो 70% से कम हो गई, तो क्या हुआ, दिस इज़ हाईली सेंसिटिव। क्रिटिकल फैक्टर्स कह सकते हैं कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस 10% बढ़ी और आपकी सेल्स जो है सिर्फ 2% घटी, तो भैया ये कोई सेंसिटिव वाली बात, मतलब बहुत ही कम सेंसिटिव है ना, हम लोग कह सकते हैं इसको। और अगर आपने सेल्स 10% सेलिंग प्राइस दाम बढ़ा भी दिए अपने गुड्स के, लेकिन फिर भी सेल्स सेम चल रहे, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ इनसेंसिटिव। बस उसी सेंस में यहाँ पे बात हम लोग थोड़ा सा करेंगे। फिर बात इन्होंने यहाँ पे की हुई है एक्सपेक्टेड वैल्यू। रिस्क क्या है कि आप क्या क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू लेने वाले हैं। सिमुलेशन मॉडल हम लोग इसके बारे में डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे। एडजस्टेड पे बैक हम लोग इसके बारे में, डिस्काउंटेड वाला फैक्टर है ये भी हम डिस्कस करेंगे। रिस्क एडजस्टेड, डिस्काउंटेड, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस चैप्टर में बिलो लिखा हुआ है, हम सब कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में। सेंसिटिविटी एनालिसिस टिपिकली इन्वॉल्व्स पोजिंग व्हाट इफ क्वेश्चन। अगर ऐसा हुआ तो, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड याद रख लीजिएगा, एग्जाम में इसके बारे में थ्योरी पूछी जाती है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम लोग हमेशा नेगेटिव सेंस में सोचते हैं। मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ाया, मैंने आपके कॉस्ट को, या सेलिंग प्राइस आपकी सेल्स प्राइस कम हो गई, या आपकी सेल्स वॉल्यूम कम हो गया है ना, सेलिंग प्राइस बढ़ गई। अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ा लो, चलो सेलिंग प्राइस बढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सेल्स प्राइस बढ़ने से अगर वॉल्यूम का सेल्स बढ़ गया तो, कम हो गया तो कॉस्ट प्राइस बढ़ गई। मतलब अगर आप कुछ भी ऐसा सोचो जो नेगेटिव सेंस में हो, कस्टमर्स की डिमांड कम हो गई तो क्या होगा, तो हम लोग हमेशा उस सेंस में हमेशा सेंसिटिविटी एनालिसिस को निकालते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते डिमांड 10% से बढ़ गई तो, अरे यार अच्छी बात है ना भाई, इसके बारे में क्या सोचना, लेकिन डिमांड 10% से कम हो गई तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट इफ ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ डिमांड फेल्स बाई 10%, देखो यहाँ फिर नेगेटिव लिख रहे हैं, कंपेयर टू आवर ओरिजिनल फोरकास्ट, वुड द प्रोजेक्ट स्टिल बी वायबल, क्या प्रोजेक्ट फिर भी करने योग्य रहेगा। आइडियली वी वांट टू नो हाउ मच डिमांड कुड फॉल, हम लोग देखने में जाएंगे, बिफोर द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड और इक्विवेलेंटली द ब्रेक इवन डिमांड दैट गिव्स एन एनपीवी और जीरो। हम लोग ये भी देखेंगे कितना डिमांड रहेगी तो भी हम जीरो पे रहेंगे, मतलब एनपीवी पे रहेंगे। एनपीवी मतलब जीरो, एनपीवी मतलब कि आप यू आर एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, या मैं इसको कहूँ ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई कितनी डिमांड अगर हमारी घट जाती है तो भी हम लोग कहाँ पे रहेंगे, हम लोग जीरो पे प्रॉफिट पे रहेंगे। वी कुड देन असेस द लाइकलीहुड ऑफ द फोरकास्ट डिमांड बीइंग दैट लो, तो हम लोग सोच लेंगे ठीक है चलो इतना डिमांड भी हमारी कम होगी तो भी हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटीज कैसे निकाला जाता है, द मैक्सिमम possible change in a variable that would bring the NPV to zero can be expressed as a percentage, कि भैया डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा तो भी हम लोग वहाँ पे NPV जीरो हो जाएगा, वो यहाँ पे परसेंटेज की हेल्प से हम लोग निकालते हैं। मतलब सेंसिटिविटी मार्जिन, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि कितना मार्जिन अगर हम लोग कम भी हो जाएगा तो भी हमारा क्या रहेगा, तो भी हम लोग जीरो तक ही पहुँचेंगे, उसके ऊपर हम लोग सेफ चल रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। NPV अपॉन प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना आता है, मैं सिखा दूंगा फिर से, ऑफ द कैश फ्लो अंडर द कंसिडरेशन, जिसके बारे में हम लोग निकाल रहे हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। दिस कुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच वेरिएबल, हम अलग अलग हर चीज़ के लिए निकालेंगे अंडर द कंसिडरेशन इंडिविजुअली। द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन शुड इंक्लूड ऑल इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग वेरिएबल। फॉर इंस्टेंस द कैश फ्लो अफेक्ट्स बाय अ चेंज इन सेल्स वॉल्यूम वुड इंक्लूड बोथ, उससे क्या होगा, सेल्स रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो साहब ध्यान दीजिएगा, अभी सेल्स मैं दिखाऊंगा कैसे सेल्स वॉल्यूम का असर, उसके अंदर सेल्स रेवेन्यू जो आपको हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का उस पर असर पड़ेगा। सो द रेलेवेंट फिगर फॉर द बॉटम ऑफ द कैलकुलेशन वुड बी द कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, ध्यान दीजिएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हो तो आपको मिलता है प्रॉफिट। तो आप बस इतना से याद रखिएगा, जब भी कभी क्वेश्चंस में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बस इतना सही होता है। अगर सेलिंग प्राइस 1000 रुपये की थी, ठीक,
सेलिंग प्राइस सेल्स आपने जो पूरा सामान मार्केट में बेचा वो मान लीजिए 1000 रुपये का बेचा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी मान लीजिए 600 रुपये, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 400 रुपये। फिक्स्ड कॉस्ट जो पूरे बिजनेस में लगी हुई थी मान लीजिए वो 150 रुपये की थी, तो आपका साहब यहाँ पे जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, वो 250 रुपये आया। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इफ टैक्सेशन इज इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन देन इट मस्ट ऑल्सो बी, अगर क्वेश्चन में टैक्सेशन की बात की गई है तो आपको अपने कैलकुलेशन में टैक्सेशन वाले पार्ट को भी शामिल करना होगा। फॉर इंस्टेंस इफ द सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स प्राइस इज टू बी कैलकुलेटेड इन अ सिचुएशन वेयर टैक्स इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, अब सोचिए आप जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स 30% से लगने वाला है एंड पेड 1 ईयर इन अर्लियर्स, तो ऑब्वियसली ये बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि हम लोग इसको कब पे करते हैं, 1 साल बाद पे करते हैं, और 1 साल बाद ही क्या मिलता है, रिलीफ भी मिलता है। देन बोथ रेवेन्यू एंड टैक्सेशन वुड बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन सेल्स, ऑब्वियसली बात है उससे क्या होगा, अगर सेल्स चेंज होगा तो आपका रेवेन्यू और क्या होगा, आपका टैक्स भी दोनों क्या होगा, चेंज हो जाएगा। द कैलकुलेशन ऑफ ए पीवी ऑफ द कैश फ्लो अंडर कंसिडरेशन वुड बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू इंटू 30%, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, टैक्स को लेस कर दिया है, लेस किया ना। इफ देर इज नो डिले इन द पेमेंट ऑफ टैक्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिस्काउंट फैक्टर इज नॉट नीडेड, अगर वहाँ पर डिले नहीं है तो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई मत करिएगा। आइए देखते हैं क्या बातें की गई। लोअर द सेंसिटिव मार्जिन द मोर सेंसिटिव डिसीजन टू बी पर्टिकुलर पैरामीटर बीइंग कंसीडर, अब क्या सोचिएगा, अगर आपका परसेंटेज बहुत ही लो है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि थोड़े से ही मार्जिन से बच रहे हो आप जीरो से, अगर आप थोड़ा बहुत सेल्स में चेंज कर दोगे तो क्या आपके जो डिमांड में चेंज हुआ आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप एनपीवी मतलब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुँच जाओगे, दैट इज़ आईआरआर पे पहुँच जाओगे आप। तो इनका कहना ये है कि अगर लोअर द सेंसिटिविटी, सेंसिटिव मतलब जैसे मार्जिन जो है वो आपको बहुत कम है, सेंसिटिव मार्जिन अगर बहुत कम है इसका मतलब आप बहुत ही जीरो से थोड़ा सा ही ऊपर हो, द मोर सेंसिटिव द डिसीजन टू बी टू द पर्टिकुलर पैरामीटर बीइंग कंसीडर्ड, स्मॉल चेंजेस इन द एस्टिमेट कुड चेंज द प्रोजेक्ट डिसीजन फ्रॉम एक्सेप्ट टू रिजेक्ट, थोड़ा सा भी अगर आपने एस्टिमेट में यहाँ वहाँ गड़बड़ किया तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, जीरो। गड़बड़ मतलब इन जैसे अगर आप सही जोड़ लिया, थोड़ा सा भी डिमांड में कम ज़्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा, आप जीरो पे पहुँच सकते हो, और जीरो पहुँचोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे और क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। मतलब आप थोड़ी सी मार्जिन से बचोगे तो आप ऑब्वियसली बोलोगे छोड़ो ना यार, ऐसे प्रोजेक्ट क्या करना है जहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन मिल रहा है हमको, तो थोड़े से मार्जिन के लिए आप फिर काम नहीं करोगे। फिर लिखिए बात, बिकॉज वी विल नीड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो सेपरेटली, मैं दिखाऊंगा आप लोग कैसे भी हर चीज़ नोटा बेने, इसका मतलब होता है नोटा बेने दैट इज नोट वेल। द फॉलोइंग टेबुलर अप्रोच इज द प्रिफर्ड लेआउट फॉर द एनपीवी कैलकुलेशन। अब आती है बात TYU1 के बारे में, लिखा है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $40,000 टुडे, ध्यान दीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, देखना बस देखते रहना। एन इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है $40,000 का किया है। टुडे इज एक्सपेक्टेड टू गिव टू एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 25,000 रुपये, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 25,000 रुपये का, दिस इज बेस्ड ऑन सेलिंग वन प्रोडक्ट विद अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 10,000 यूनिट्स, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बेचते हो और आपकी कितने यूनिट्स बेचते हो, 10,000 यूनिट्स बेच देते हो। सेलिंग प्राइस ऑफ 12, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, आपकी 12.5 रुपये की सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट कितना 10 रुपये, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो 12.5 में से अगर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, दैट इज 2.5 रुपया, 2.5 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25,000 रुपया। आपको बात समझ में आ रही होगी। इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फिक्स्ड कॉस्ट, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपका साहब वो 10,000 रुपये हुआ है, विल बी इनकर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, 10,000 रुपये आपका हर साल क्या होगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट आपका होता चला जाएगा, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे बुक में लिखा है करीब करीब आई थिंक मेरा भी वैसा ही जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम के बारे में। टाइम यहाँ पे साहब हमारा है 0 में, हमने क्या किया साहब, यहाँ पे पर्टिकुलर्स 0 में आपने क्या किया साहब, 0 में आपने इन्वेस्टमेंट किया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद आपका साहब कैश फ्लो जो है वो कितना रहा है, यहाँ पे आपका 0 में अपने पैसे आपके बाहर गए हैं बिजनेस से, दैट इज़ नेगेटिव के 40,000 रुपये। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है यहाँ पे, वो है आपका 10% साहब। मैं इसको लाइन खींच लेता हूँ, पहले हल्का सा मिटाते हैं इसको।
ये आपका आ गया 40,000 रुपये। ठीक, इसके बाद टाइम अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 1 से लेकर 4 साल तक क्या होना है, या फिक्स्ड है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं अलग अलग करता। 1 से लेकर 4 साल तक आपका साहब कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? कंट्रीब्यूशन आपका जो आ रहा है मैंने अभी निकाल के दिखाया 25,000 रुपये, यहाँ दिया भी हो, देखो 25,000 दिया भी है, तो मैंने निकाल भी दिखाया था। तो ध्यान दीजिए नेगेटिव जाएगा। इसके बाद साहब आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी 1 से लेकर 4 साल तक जाएगा, दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट कितना रुपया साहब? 10,000 रुपये। ये भी क्या जाएगा? नेगेटिव जाएगा, क्योंकि ये पैसे आउटफ्लो होंगे। जीरो पे हमेशा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या था? 1 रहता है। और यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? यहाँ पे निकालेंगे 4 साल का GT। 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इक्वल टू 4 बार दबा दीजिए, फिर उसे GT दबा देंगे तो आपको मिलेगा 3.170। यहाँ भी वही मिलेगा 3.170। इसके बाद साहब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 25,000 को 3.170 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 79250। ठीक, ये भी आपका आ जाएगा, नहीं ये तो कुछ और है, ये आपका आ जाएगा 31,700। और ये आपका आ जाएगा नेगेटिव का 40,000 रुपये। तो नेट साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा NPV 7,550 रुपया। ठीक, तो अब यहाँ पे आपका NPV पॉजिटिव आ रहा है। कैलकुलेट द NPV, ये पहले यही पूछा था A पार्ट। अब ध्यान दीजिए B पार्ट देखिएगा। B पार्ट का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ योर कैलकुलेशन टू द फॉलोइंग। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आपका जो NPV का जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव मार्जिन है, वो कितनी है? ध्यान दीजिए हमेशा कैसे फॉर्मूला क्या है? NPV कितना है? 7,550 डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 40,000 रुपये। कितना आ रहा है ये आपका आ जाएगा इंटू 100 कर दीजिए। 7,550 डिवाइडेड बाई 40,000, ये आपका आ गया 18.9%। बी पार्ट का सेकंड पार्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट की अगर बात की जाए तो आपके यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी है? 7,550 डिवाइड, ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। सेलिंग प्राइस आपकी 12.5 रुपये है, तो मैं अगर यहाँ इसको कैलकुलेशन लिखूँ आपके सामने तो ये हो जाएगी 12.5 रुपये इंटू कितनी यूनिट्स बेची थी हमने? 10,000 यूनिट्स बेची थी, इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है GT का? 3.170। इन सबको जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा 39,6,250, 3,90,000। ये ज़्यादा नहीं आ गया कुछ? 10,000 इंटू 12.5, हाँ 3 साल का, 4 साल का ना? ओके ओके 4 साल, ठीक, तब सही। तो ये कितना आ गया? 3,96,250 इंटू 100 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 1.9%। तो देख रहे हो आप, सेलिंग प्राइस में अगर थोड़ा बहुत चेंज किया तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? आप पहुँच जाओगे 0 पे। थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट की है। वेरिएबल कॉस्ट फिर वही बात, NPV से निकालना है। 7,550 डिवाइडेड बाई वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया इंटू 10,000 यूनिट्स इंटू 3.170, ये कितना मिल जाएगा साहब? ये आपको मिल जाएगा 3,17,000 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2.4%। अगला सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम कितना है आपका साहब? इसको सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली, यहाँ पे एक वर्ड था मिस कर दिया इन लोगों ने, कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ। कंट्रीब्यूशन तो आपको दिख रहा है 25,000 रुपये है ना, वो तो मुश्किल चीज़ है ही नहीं। कंट्रीब्यूशन 2.5 रुपये वैसे सही बताऊँ तो आपको मैं। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना? 2.5 रुपये के हिसाब से है, तो हमारा वो कितना आ जाएगा? सॉरी, हाँ
कौन सा पार्ट है ये? फोर्थ पार्ट। तो 7,550 और 2.5 रुपये को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कितना आया था हमारे ये? 79250 आया था ना, वही लिख दो। 79250 इंटू 100, ये कितना आ रहेगा आपका? ये आपका आ जाएगा 9.5%। फोर्थ हो गया। फिफ्थ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक। फिक्स्ड कॉस्ट आपका जो है वो है 31,700 है ना, ये लिखा है हमने। तो ये आपका आ जाएगा 7,550 डिवाइडेड बाई 31,700 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया 23.8%। आखिरी है डिस्काउंट रेट। चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, आइए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट रेट कैसे निकालेंगे? देखिएगा, अब आती है बात टाइम की। टाइम में आपका अगर देखा जाए तो आपका कैश फ्लो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पता है क्या निकालना है? यहाँ पे ये निकालना है कि कौन सा डिस्काउंट रेट, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कितना डिस्काउंट रेट, कितना कैश इनफ्लो रहे कि क्या होने वाला है? आप 0 पे मार्जिन। मैंने क्या कहा था? हम लोग निकाल क्या रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसका मतलब होता है एक मार्जिन निकालते हैं कि कितना मार्जिन 0 से ज़्यादा है, इतना ही निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे जो कैश फ्लो आपका हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने? 40,000 रुपये किया है, ठीक। कितना डिस्काउंट रेट रहे कि आप यहाँ पे इसकी सिचुएशन में कितना डिस्काउंट रेट हमको इतना ही निकालना है, ठीक। दिखाते हैं। अब यहाँ पे डिस्काउंट रेट कितना दिया है? 10% दिया हुआ है, ठीक। देखिएगा 40,000 रुपये हमारा कैश इनफ्लो यहाँ पे जो हो रहा था वो कितना हो रहा था हमारा साहब कैश इनफ्लो जो यहाँ हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा? प्रॉफिट हमारा, ध्यान में करके देखो, प्रॉफिट कैलकुलेट निकालता हूँ। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी? 10,000 इंटू 12.5 कितना होता है साहब? ये होता है आपका 1,25,000, ठीक। माइनस करिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये है, 10 रुपये इंटू 10,000 कितना होता है? 1,00,000। 25,000 बचा। 25,000 में से फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपये। कितना बचा? 15,000 रुपये। तो अगर आपका कैश इनफ्लो जो होगा 1 से लेकर 4 साल तक कितना होगा? 15,000 रुपये होगा, ठीक। ध्यान देखते हैं ना कैसे कैसे करूँगा अभी। तो प्रॉफिट आपका जो यहाँ पे आएगा, ये जो नेट कैश फ्लो आएगा, प्रॉफिट छोड़ दिए, नेट कैश फ्लो आपके हाथ में जो कितना आएगा वो सिर्फ 15,000 रुपये आएंगे, ठीक। डिस्काउंट फैक्टर की बात कर लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर में थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे आएगा ये, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे आपका पहले साल 0 है तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। 4 साल का कितना होता है सब? 4 साल का आपका हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमको यहाँ डिस्काउंट रेट ही तो निकालना है। क्या पूछ रहे? डिस्काउंट रेट निकालो। ऐसा निकालो क्या आ जाए कि वो मार्जिन कितना रहे उसका। यहाँ पे 40,000 इंटू 1 40,000 रहेगा। हमें ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू भी 40,000 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमको कितना NPV चाहिए? हमको NPV 0 चाहिए। बहुत ध्यान सुनना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ बात ये आती है कि हमको ये तो पता है, देखना ध्यान से, मैं थोड़ा टेढ़ा लिख दिया इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। डिस्काउंट हमको ये 1 है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बहुत क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको इशू ना आए कहीं, ठीक। हमको, मैं इसको मिटा के ना अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। कैश 40,000 रुपये और यहाँ पर कैश के बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे 1 है, यहाँ का हमें नहीं पता। फिर प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो यहाँ 40,000 और यहाँ जो आएगा वो भी 40,000 आएगा। क्यों आएगा पता है? क्योंकि हमें क्या निकालना है? ऐसा डिस्काउंट रेट जहाँ पे क्या आ जाए, वो हमारे 0 आ जाए। तो NPV जो आएगा वो क्या आएगा?
वो 0 आएगा। अब 15,000 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 40,000 हो जाए, कैसे निकालेंगे इसको? x भी अगर मान लेते हैं, मन में मान लीजिए, तो x 15,000 इंटू एक्स इजकल 40,000, x क्या हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 15,000, तो ये आपको मिल जाएगा साहब 2.667। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो 2.667 है इसको आप यहाँ जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाइए और ढूंढिए कि 4 साल का जीटी किस रेट पे 2.667, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए एन्युटी टेबल में जाना है, ठीक है, 4 साल में किस रेट पे, ये यहाँ 3 चल रहा है और कम छोटे पे जाना है तो छोटे पे रेट बढ़ाएंगे तो डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा। तो ये देखिए 18% के आसपास हमें देखो कुछ क्लोज दिख रहा है 2.667, है ना। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, आप इसको ये इसकी ज़्यादा मार्जिन है, यहाँ पे लोएस्ट देखो मार्जिन किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है 667 वाला, 10 रुपये का डिफरेंस आसपास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो आंसर है कितना जाएगा 18%। तो वहाँ पे आप लिख देंगे कि आपने डिस्काउंट फैक्टर 10% लिया हुआ है, तो वहाँ पे जो आएगा वो आपका आ जाएगा 18%। आइए सर, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 18% आ जाएगा। और यही वो आपसे पूछना चाह रहे थे कि डिस्काउंट रेट क्या लें, जो मार्जिन कितना रहे। तो यहाँ पे आपने 10% लिया हुआ है और आप अगर डिस्काउंट रेट 18% ले लोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे आप 0 पे पहुँच जाओगे। बस इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है। तो 1-2 बार फिर से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपको सब कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। फिर अगेन यहाँ पे वही बातें कही गई हैं, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू, सेलिंग प्राइस, सभी के बेस पे वो रेट निकाल लीजिएगा। अब आती है बात एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब जो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस अभी सीखा उसका क्या एडवांटेजेस है, ये सिंपल है। प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन टू अलाउ मैनेजमेंट टू मेक सब्जेक्टिव जजमेंट्स, आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आप जजमेंट्स ले सकें। आइडेंटिफाइज क्रिटिकल एस्टिमेट्स, है ना, कौन कौन से क्रिटिकल एस्टिमेट्स, मतलब जो भी आपने एस्टिमेट्स किए हैं वो सोच लीजिए, अगर वो मार्जिन के आसपास ही हैं इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही क्रिटिकल एस्टिमेट्स है। मतलब आप सोचिए अगर मैं डिस्काउंट रेट जो आपने 10% लिया थोड़ा सा बढ़ के अगर 18 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही वो 18% हो जाएगा आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप 0 प्रॉफिट पे पहुँच जाओगे। तो आपको सोच के चलना होगा कि यार बहुत बड़ा मार्जिन है या नहीं है। आपको लगता है कि अगर ये मार्जिन कम है तो प्लीज़ आप डिसाइड फिर से कर लीजिए कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। डिसएडवांटेजेस, एज्यूम्स वेरिएबल चेंज इंडिपेंडेंटली। अब क्या कहता है इसमें सबसे बड़ी बुराई जो यही है, सबसे बड़ी बुराई ये है कि भाई जब ये सोचता है ना कि हम, अब सोचिएगा ये कहता है कि हमारी कॉस्ट बढ़ेगा। अगर ये कहता है कि हमारा कॉस्ट 10% से बढ़ेगा तो बस अभी इतना ही सोचता है कि हमारा कॉस्ट 10% से बढ़ेगा एंड एनपीवी विल रिमेन द सेम। इज इट पॉसिबल? नो। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप कॉस्ट को बढ़ाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ती है। सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है तो आपकी सेल्स क्या होती है, कम हो जाती है। देयर आर मल्टीपल इम्पैक्ट्स ऑफ a single variable, but what this sensitivity analysis assume that if you are changing of one variable, it is changing independently and it is having no impact on any other variable। जो कि बात क्या है, जो कि बात गलत है और मैं भी इसको बहुत बेहतरीन समझता हूँ और आप भी समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार कटकेगी कि यार इसमें हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल चेंज कर रहे। सोचिए ना, अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हो तो क्या सिर्फ सेलिंग प्राइस ही बढ़ेगा, उससे बहुत कुछ पे असर पड़ता है साहब। आपको साहब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब बहुत कुछ बढ़ेगा, लेकिन ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ को चेंज करते हैं, उसके अलावा बोलते हैं नहीं और सब कुछ सेम रहेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। डज नॉट असेस द लाइकलीहुड ऑफ वेरिएबल चेंजिंग, जो भी वेरिएबल चेंजिंग होने वाले हैं उसको असेस नहीं कर पाते हैं। डोंट डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेक्ट डिसीजन, तो साहब इसमें करेक्ट डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस में। इसी चीज़ को यहाँ पे उन्होंने फिर से बताया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस।
Strengths of sensitivity analysis: not complicated theory is theory to understand, information will be presented to management in a form that facilitates subjective judgment. Subjective judgment आप ले सकते हो यहाँ पे, to decide the likelihood of variable possible outcomes, क्या क्या उसके होने की possibility है. Identifies areas that are crucial to the success of the project. हम लोग उन सभी क्रूशल फैक्टर, अब ये तो चीज़ सही है कि हाँ जो मार्जिन कितना कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मार्जिन कम आ रहा है, समझ जाएंगे क्या है ये एक क्रिटिकल फैक्टर है. इफ़ द प्रोजेक्ट इज चूजन दोज एरियाज कैन बी केयरफुली मॉनिटर. हम लोग उसमें बहुत ध्यान रखेंगे कि यार इसमें थोड़ा सा भी परसेंटेज का चेंज ना हो, अदरवाइज वी विल कम टू द 0 पॉइंट. इंडिकेट्स जस्ट हाउ क्रिटिकल आर सम ऑफ द फोरकास्ट विच आर कंसिडर्ड टू बी अनसर्टेन. कितनी बार अनसर्टेन चीज़ें जो होती है उसके बारे में भी हमें बता देता है. इट एज्यूम्स दैट चेंजेस टू द वेरिएबल कैन बी मेड इंडिपेंडेंटली. ऐसा एज्यूम कर लेता है अपने मन से कि हम एक चीज़ में चेंज करेंगे और वो अलग से हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पे नहीं पड़ेगा. मटेरियल प्राइस विल चेंज इंडिपेंडेंटली. वो कहता है कि मटेरियल प्राइस इंडिपेंडेंटली चेंज हो जाएगा, जबकि ऐसा चीज़ नहीं होता. अदर वेरिएबल्स जिससे अनलाइकली है, होने की पॉसिबिलिटी नहीं है. एक मटेरियल प्राइस विल वेंट अप, द फर्म वुड प्रोबेबली इंक्रीज सेलिंग प्राइस एट द सेम टाइम एंड देयर वुड बी अ लिटिल इफेक्ट ऑन द NPV. अ टेक्निक कॉल्स सिमुलेशन. अब ध्यान दीजिएगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिमुलेशन में क्या फ़र्क है. सेंसिटिव एनालिसिस सभी फैक्टर्स को इंडिपेंडेंटली लेता है, जबकि सिमुलेशन जो एक ऐसा फैक्टर है जो मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ अपने में शामिल करता है. देन वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि द टेक्निक और सिमुलेशन सी लेटर, ये हमको बाद में पढ़ना भी है, अलाउज अस टू चेंज मोर दैन वन वेरिएबल एट अ टाइम. ये हमको एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को चेंज करने में मदद और उसको चेंज करने के साथ कैलकुलेशन करने में मदद करता है. इट ओनली आइडेंटिफाइज में, और सेंसिटिविटी में क्या बुराई है, इट ओनली आइडेंटिफाइज हाउ फार वेरिएबल नीड्स टू चेंज, कितना इसमें चेंज करना है. डज नॉट लुक एट द प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने देखा कि सेंसिटिव एनालिसिस में कहीं भी कोई बात नहीं की गई है. अभी आगे जाके यही पढ़ने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करते हैं. फिर लिखी है बात, इट मे बी दैट द सेल्स वॉल्यूम अपीयर्स टू बी मोस्ट क्रूशियल वेरिएबल बट इफ द फर्म वुड फेसिंग वोलेटाइल रॉ मटेरियल मार्केट. अब रॉ मटेरियल मार्केट आपके पास, मतलब रॉ मटेरियल आ ही नहीं रहा है, ये सब समस्याएं हैं. अ लार्ज चेंज इन रॉ मटेरियल प्राइस मे बी फार मोर लाइक दैन अ स्मॉल चेंज इन सेल्स वॉल्यूम. अब प्राइस में चेंज होना ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो सकता है और सेल्स वॉल्यूम में चेंज होना एक कम बड़ा फैक्टर हो सकता है. इट इज़ नॉट एन ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक. ये बहुत पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक नहीं है. इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच डिसीजन कैन बी मेड. इट डज नॉट पॉइंट डायरेक्टली टू द करेक्ट डिसीजन की तरफ हमको नहीं ले जाता है. अब आती है बात प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के बारे में बात की गई है. वेयर देयर आर सेवरल पॉसिबल आउटकम, जहाँ बहुत सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है फॉर डिसीजन एंड प्रोबेबिलिटीज़ कैन बी असाइन टू ईच. हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लेट से एक मेरे स्टूडेंट हैं, उनका नाम गणेश है, मैं उनसे कहता हूँ कि गणेश अभी मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ कि देखिए एक मेरे पास एक प्रपोजल है कि अगर आप 100 करोड़ रुपए इस बिज़नेस में लगाएंगे तो आपको रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी, रिटर्न जो आएंगे वो 80 करोड़ रुपए आएंगे. अब उन्होंने हमसे पूछा, सर क्या ये श्योर हो आप? मैंने कहा नहीं श्योर तो नहीं, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी जो है 80 करोड़ रुपए आने की वो 50% है. लो सर 50% क्लियर हो? हाँ 50% आएगी. तो मेरे कहने में यहाँ पे ये हुआ कि मैं अब यहाँ पे 40 करोड़ पे आ गया ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है होने की? ठीक है, हो सकता है कि हाँ 80 करोड़ आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी आप क्लियर बताइए. तो यहाँ पे थोड़ी सी उसी के बारे में हम लोग और बात करेंगे, गहराई से बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है, उसको भी हम लोग अपने क्या करेंगे, कैलकुलेशन में शामिल करेंगे. व्हेन देयर आर सेवरल पॉसिबल आउटकम्स फॉर अ डिसीजन, प्रोबेबिलिटीज़ कैन बी असाइन टू ईच. हम लोग हर प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे उस प्रोजेक्ट पे. अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैन ऑफन बी एस्टिमेटेड. Recognizing there are several possible outcomes, not just the one. This could be used to calculate EV निकालने की कोशिश करेंगे. Measure risk by calculating worst possible outcome, उसकी probability. Calculating the probability that the project will fail, हम इसका भी देखेंगे निकाल के. Assessing standard deviation मतलब स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हो रहा है. आपने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कभी पढ़ा होता है, आपने आधा न हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इस आउटकम का. फिर यहाँ बात की गई है एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में. ठीक है,
द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ईवी क्या है? ईवी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उसका वेटेड एवरेज निकालेंगे। मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि वेटेड एवरेज क्या होता है विद द वेइंग बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट। और हम जो वेट यहाँ पे देंगे वो प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पे देंगे। The standard deviation is a statistical measure of the variability of the distribution around its means. Mean मतलब average होता है यहाँ पे, तो ठीक है। That it measures the dispersion of possible outcomes about the expected value. The tighter the distribution, the lower its measure will be. It is a measure of risk. हम लोग यहाँ दिखाएंगे कैसे हम लोग EV निकालते हैं, वो सब यहाँ पे होंगे, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ EV क्या, सिग्मा ऑफ PX। प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे आउटकम से, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया आउटकम से, उसको टोटल कर दी, दैट इज EV, और कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेड मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या है कि हम लोग कितना उम्मीद कर रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी के आधार को लेने के बाद। EV इज़ नॉट लाइकली द मोस्ट लाइकली रिजल्ट, इट मे नॉट इवन बी पॉसिबल रिजल्ट, बट इंस्टेड इट फाइंड द लॉन्ग रन एवरेज आउटकम। ये लॉन्ग रन एवरेज आउटकम निकालता है। फिर यहाँ बात की गई EV इज़ द वेटेड एवरेज आउटकम, हमने ऊपर देख लिया विद द बेइंग बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स। यहाँ पे जो हम एवरेज निकालते हैं वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे निकालते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत जल्दी, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात यहाँ पे की गई। यहाँ प्रोजेक्ट कितने हैं आपके? प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट A के बारे में। प्रोजेक्ट A के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 सिचुएशन, रिसेशन, स्टेबल एंड ग्रोइंग है। अ फर्म हैज़ टू चूज बिटवीन द 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मीनिंग पता होगा कि अगर हम इसको चुनेंगे, इसको प्रोजेक्ट A को चुनेंगे तो प्रोजेक्ट B को नहीं चुन सकते, प्रोजेक्ट C को नहीं चुन सकते, प्रोजेक्ट B चुनेंगे तो प्रोजेक्ट C और प्रोजेक्ट A को नहीं चुन सकते हैं। दैट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे क्या है? ये सब आपके प्रोजेक्ट्स हैं। फिर लिखी है बात, द आउटकम ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। आउटकम क्या आएगा? ये इकोनॉमी के क्या, इकोनॉमी कैसी सिचुएशन में चल रही है, रिसेशन में चल रही है, स्टेबल में चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन मेड। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.5, 0.4, 0.1 दी गई है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट A में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी, रिसेशन, स्टेबल, ग्रोइंग, प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे 0.5, 0.4, 0.1। ध्यान दीजिएगा, इन सब को टोटल जब आप करेंगे देखिए 1 आएगा यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी का ध्यान दीजिएगा। रिसेशन में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इकोनॉमी की? 0.5 है। 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टेबल रहेगा, और 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रोइंग स्टेज में रहेगा। रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, स्टेबल की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 0.1 है उसकी ग्रोइंग स्टेज में रहने की। अब आती है इसका NPV, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है। NPV कितना दिया हुआ है? NPV 100, 200 और 1400। 100, 200, 1400। तो मैंने क्या किया, ये क्या है? P है, ये क्या है? X है, तो क्या निकलेगा? PX। तो PX कितना आ गया आपका यहाँ पे? PX आपका यहाँ पे आ गया 100 × 50 दैट इज़ 50, 200 × 0.4 दैट इज़ 80, 1400 × 1 दैट इज़ 140। टोटल यहाँ पे PX कितना आ गया आपका? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज़ 270। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये सिचुएशन यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट A जब हम करेंगे तो रिसेशन की होने पॉसिबिलिटी 0.5 है। हमें सबको शामिल कर लिया अपने कैलकुलेशन में। तो हमारा A का कितना आया? A का हमारे पास जो आया वो 270 आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट B का निकाल लेते हैं। प्रोजेक्ट B का कितना आ जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस भी एक दो छोटे छोटे MCQ में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग में आपको बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एग्ज़ाम में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछते। तो बस पार्ट इसलिए आपको मैं ये साबित कर रहा हूँ, देखिए कितना ईजी है आपका F9। आपको डरने की कोई बात नहीं है। 0. ये तो सेम ही रहेगा, 0.1। NPV यहाँ पर कितना है? 0 है, 500 है और 600 है। अब देख लो, प्रोबेबिलिटी B रिसेशन में रहेगा तो 0 पैसा कमाएगा। सोच लो, अगर इकोनॉमी रिसेशन में रही, प्रोबेबिलिटी B कितना कमा रहा है? 0 कमा रहा है। अगर स्टेबल रहेगी इकोनॉमी तभी वो कितना कमाएगा? 500 × 0.4 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 20, 200, 600 × ये हो जाएगा 60। तो आपका यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आया वो कितना आ गया? 260 आ गया। तो B का आ गया, प्रोजेक्ट B का 260 आ गया। अब हम प्रोजेक्ट C की बात कर लेते हैं।
प्रोजेक्ट सी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आमदनी हो रही है वो अगर इकोनॉमी रिसेशन में रहेगी तो भी प्रोजेक्ट सी 180 रुपये कमाएगा, स्टेबल रहेगी तो 190 रुपये कमाएगा, ग्रोइंग में रहेगी तो वो 200 रुपये कमाएगा। 180 को इससे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होता है, 190 इंटू 0.4 करेंगे तो ये 76 होता है, 200 इंटू ये करेंगे तो 20 होता है, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया 186। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रोजेक्ट आपको कौन सा लेना चाहिए, तो देख लीजिए आपको प्रोजेक्ट ए को चुन लेना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डिटरमाइन विच प्रोजेक्ट शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू, देयरफॉर प्रोजेक्ट ए शुड बी सेलेक्टेड। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। एक दो बार और देखिएगा, समझते जाइएगा, 2-3 बार करेंगे। देखो मल्टीपल जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसके और करीब पहुँचोगे क्वेश्चंस के, कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है और क्या आपसे कराना चाह रहा है। यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द इन द लार्जर एनपीवी कैलकुलेशन। अब हम थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन को करते हैं, तो देखिए क्या होता है। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर लिखिए डार्लिन कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $4,60,000 इन अ नॉन करंट एसेट एक्सपेक्टेड टू जनरेट सब्सटैंशियल कैश फ्लो ओवर द नेक्स्ट 5 years। आपको अगले 5 साल तक कितने कैश फ्लो होगा। अनफॉर्चुनेटली द एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट आर अनसर्टेन बट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन। हमने अपने मन से प्रोबेबिलिटी मतलब एस्टिमेट किया हुआ है कितना कितना हो सकता है। एट द एंड ऑफ द 5 year लाइफ द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर, हम लोग कितने का बेचेंगे इसको, $40,000 का बेच देंगे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 5%। शुड द इन्वेस्टमेंट इन टेकन, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लो, देखिए बड़ा अच्छा, आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सीखने में। एक्सपेक्टेड एनुअल कैश फ्लो, तो एनुअल कैश फ्लो यहाँ पे कितना कितना हो रहा है आपका। एनुअल कैश फ्लो जो हो रहा है, एनुअल कैश फ्लो 50,000। हमको यहाँ पे एनपीवी निकालना, ध्यान दें एनपीवी कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको मैं एनपीवी में डालूंगा। दिखाता हूँ कैसे। 50,000, 1 लाख, 1 लाख और 1,50,000, ठीक। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, 0.5, 0.2, हमेशा देखिए 1 होता है, टोटल करेंगे तो 1 आ जाएगा ये, ठीक है। तो पीएक्स कितना हो जाएगा, पीएक्स हो जाएगा 15,000, 50,000 और 30,000। 50, 30, 80 और ये 95 हो गया। तो 95 आपका क्या आ गया, यहाँ पे ईवी आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। अब आगे देखिएगा, इन्वेस्टमेंट कितने का लगने वाला है आपका, 4,60,000 रुपये का, है ना। अब देखिए एनपीवी निकाल के दिखाऊं मैं आपको, ये देखिएगा टाइम आपको याद होगा कितने साल की बात हो रही है यहाँ पे, 5 ईयर की बात हो रही है। तो 5 ईयर में देखा जाए 1 से लेके 5 साल तक आप क्या कमाओगे, कैश फ्लो होगा। आप कितना रुपये हर साल कमाओगे, आप हर साल आप जो कमाओगे पैसे, वो एनुअल कैश फ्लो कितना है आपका, 95,000 है। समझिए कैसे निकला। यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो दिया था लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग थी, तो हमने क्या किया, उसका सम कर दिया, दैट इज 95,000 आ गया एनुअल कैश फ्लो। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे 5%। तो 5%, 5 साल का जीटी निकाल लीजिए, 1/1.05, 5 बार इक्वल टू दबाइए, फिर जीटी दबाइए, कितना आ जाएगा ये 4.329। इसके बाद 5वें साल क्या होने वाला है, आप 5वें साल एसेट को कितने का बेचोगे, आप 40,000 का बेच भी दोगे, आपको 5वें साल और भी आमदनी होने वाली है। 5वें साल आपको 40,000 रुपये और मिलेंगे। इसको हम जीटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ 5वें साल के फैक्टर से 1/1.05, 5 बार जब इक्वल टू दबाएंगे, 5वीं बार जो आएगा वो क्या आएगा, 0.7855। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो कितना आएगा, ये आपका आ गया 4, मैं इसको अलग रंग से लिख देता हूँ, 411,255, फिर 31,360, टोटल कर दीजिए 4,42,615। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू। इनफ्लो यही तो पैसे कमाए। आउटफ्लो कितना हुआ था भाई आपका, आउटफ्लो हुआ था 4,60,000 रुपये, माइनस कर दीजिए 4,60,000 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एनपीवी 17,385।
अब आप बताइए कि आपको प्रोडक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि आउटफ्लो क्या हुआ है, ज़्यादा है, 4,60,000 है, इनफ्लो कितना हुआ है, 442 ही हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट बी अंडरटेकन एंड दिस इज जस्ट शुड द इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन, द आंसर विल बी नो। आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। यूजिंग ईवी विद डिसीजन मैट्रिक्स, इस टॉपिक को मत देखिएगा, ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ जो क्वेश्चन किया हुआ है थोड़ा गलत किया हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको मत करिएगा, ये बड़ा इन्होंने अजीब सा किया हुआ, गलत किया हुआ है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईवी की बात यहाँ पे की गई है। डील्स विथ मल्टीपल आउटकम्स, यहाँ पे मल्टीपल आउटकम्स आते हैं। क्वान्टिफाइज एंड प्रोबेबिलिटीज़ की बात की गई थी। रिलेटिव सिंपल कैलकुलेशन, सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैंने ऊपर कटवाया काट दीजिएगा, उसको मत परेशान होइएगा उसको करने के पीछे, एग्जाम किट पूरा लगा लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा कहीं पे भी। वो क्वेश्चन था इन्होंने गलत किया हुआ कुछ। असिस्ट डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प करता है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, अब गलत किया है पता नहीं, देख लीजिएगा उसको एक बार, ठीक है, आप लोग मन करें, लेकिन फ्रॉम माई साइड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर इज नो सेंस ऑफ वर्किंग दैट क्वेश्चन, डूइंग दैट क्वेश्चन। आंसर इज ओनली अ लॉन्ग रन एवरेज, इग्नोर्स वेरिएबिलिटी ऑफ पे ऑफ। नॉर्मली सब सिंपल सी बातें की गई हैं, सब थियोरेटिकल बातें यहाँ पे की गई हैं। सब देख ही लेते हैं। डील्स विथ मल्टीपल आउट, यहाँ पे बहुत सारे आउटकम्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने देख ही लिया। रिलेटिव सिंपल कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्रोबेबिलिटी कैसी है, प्रोबेबिलिटी डिसाइड कैसे करते हो आप, ये भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हम अपने मन से डिसाइड करते हैं। आंसर इज ओनली लॉन्ग रन एवरेज, जो आंसर यहाँ पे आते हैं वो एक लॉन्ग रन एवरेज होता है। इग्नोर्स वेरिएबिलिटी ऑफ पे ऑफ्स, मतलब आप एक चीज़ ध्यान दें, पे ऑफ क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए कोई चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इज पे ऑफ, तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। रिस्क न्यूट्रल डिसीजन, इग्नोर्स इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टू रिस्क, हम यहाँ पे रिस्क की कहीं क्वेश्चन में पूरी बात की थी, नहीं हमने कहीं रिस्क की बात ही नहीं की, ये थोड़ा सा एक इसका ड्रॉबैक है। यूजिंग EVs एज द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज अप्रोप्रिएट इफ 3 कंडीशंस आर मेट, नियरली मेट, वो 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए या आसपास मीट ही हो जाए। देयर इज रीजनेबल बेसिस ऑफ मेकिंग द फोरकास्ट, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो एक बेसिस होना चाहिए, तभी आपको ये ध्यान दें, एग्जाम में आ चुका है एक बार कि आपको किन 3 कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए तभी आपको EV लेना चाहिए। तो आपके 3 पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आ चुका है एक बार, ठीक। देयर इज़ अ रीजनेबल बेसिस, इसलिए मैं हर थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है थ्योरी भी पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए हर लाइन पढ़ा रहा हूँ मैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचा करिए कि वेस्ट का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग, पेपर उठा के देख लीजिए, लास्ट पेपर उठा के देख लीजिए, एक एक पेज आपको रेलिवेंट लगने लगेगा इस किताब का। बहुत अच्छी किताब है ये। द डिसीजन इज़ रिलेटिवली स्मॉल, जो डिसीजन है रिलेटिवली स्मॉल है यहाँ पे इन रिलेशन टू द बिजनेस, सो रिस्क इज स्मॉल इन द मैग्नीट्यूड। डिसीजन छोटा रहेगा तो भाई यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रिस्क भी आपका छोटा होना चाहिए, मतलब इन द सेंस यहाँ पे दोनों को यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप EV का इस्तेमाल कर पाओगे। डिसीजन इज़ फॉर अ कैटेगरी ऑफ डिसीजन दैट आर ऑफन मेड, उसी कैटेगरी का होना चाहिए जो आप डिसीजन लेते हो। एडवांटेजेस के बारे में बात यहाँ पे की गई है, इसको जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात की गई है जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में। अब क्या है, हम लोग साहब यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी को एक साथ लेंगे, हम लोग इसके बारे में अगले लेक्चर में बात कर लेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर एंड do hard work studies, take care, thank you so much, बाय।